हेलो गाइस, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है डिवीज़न लाइन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि रेडक्लिफ लाइन। इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों की नींव देश के आज़ाद होने से पहले ही पड़ने लगी थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाई गई फूट डालो राजकों की नीति इंडिया और पाकिस्तान के डिवाइडेशन का आधार थी। जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा मुसलमानों को यह समझाया जाता है कि हिंदू केवल ब्रिटिश सरकार से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें अपने साथ रखे हुए हैं, नहीं तो वे तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा भी नहीं देते हैं, तुम्हारे साथ धार्मिक रूप से भेदभाव करते हैं, छूते नहीं हैं, तुम्हारे साथ उठते बैठते नहीं, वगैरह वगैरह। ब्रिटिश सरकार के वापस जाने के बाद भी तुम्हारे समाज को समानता के भाव से नहीं देखा जाएगा। इस भेदभाव को नज़रअंदाज करते हुए इंडिया में कई अलग अलग कोनों से फ्रीडम मूवमेंट्स होती हैं, जिससे ब्रिटिश सरकार परेशान हो जाती है। इसी के साथ साथ 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश सरकार को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, जिसके चलते उसमें भारत में चल रहे लगातार आंदोलनों से निपटने के लिए ना कोई अच्छी स्ट्रेटजी होती है, ना आर्मी होती है, ना ही फाइनेंशियल स्टेज अब अच्छी रहती है, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को इंडिया को आज़ाद देश घोषित करने का फैसला लेना पड़ता है। मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भारत के साथ खड़े रहकर मुसलमानों की तरफ से आज़ादी का नेतृत्व किया था, यह अपने मुस्लिम समाज के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करते हैं, जिस वजह से 3 जून 1947 को रात 8 बजे ऑल इंडिया न्यूज़ के ऑफिस में एक मीटिंग होती है। देश के सभी लोग रेडियो पर ही अपना ध्यान लगाए हुए थे, क्योंकि सभी जानते थे कि इस मीटिंग में मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिसमें तीनों ही रियासत को संभालने वाले बड़े नेता थे। और इस मीटिंग से जो भी फैसला आने वाला था वह देश की एक नई तस्वीर प्रस्तुत करने वाला फैसला होगा। मीटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन अपना बयान देते हैं, कहते हैं कि यह देश अब आज़ाद होने वाला है। फिर इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना सभी मुसलमानों को बधाई देते हैं और कहते हैं कि अपना भी एक आज़ाद जहां होगा। सबसे आखिर में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अपना भारतवर्ष हमेशा से ही सेकुलर कंट्री रहा है और हमने विभाजन वाली बात मान ली है। अब यह बयान सुनने के बाद दो राज्यों पंजाब और बंगाल में अफरा तफरी मच जाती है, दंगे होने लगते हैं, क्योंकि यही दो राज्य ऐसे थे जहां हिंदू और मुसलमानों की संख्या लगभग समान थी। पंजाब में 55.7% मुसलमान थे और बंगाल के नॉर्थ ईस्ट में 54.4% मुसलमान थे। सिंध और बलूचिस्तान ऐसे प्रांत थे जहां लगभग आबादी मुस्लिम थी। बलूचिस्तान में 91.8% मुस्लिम और सिंध में 72.7% मुस्लिम थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि 48 करोड़ की आबादी वाले देश को बांटने के लिए ब्रिटिश कंपनी किसको बुलाने वाली थी। स्वाभाविक रूप से अधिक मुस्लिम आबादी वाले प्रांतों को पाकिस्तान में मिलाया जाएगा, और ऐसा हुआ भी। परंतु दिक्कत की बात यह थी कि बंगाल के मुस्लिम लोगों को न तो सिंध लाया जा सकता था, न ही सिंध के मुस्लिम लोगों को बंगाल लाया जा सकता था, क्योंकि सिंध के मुस्लिम तथा बंगाल के मुस्लिम लोगों में सांस्कृतिक भिन्नता थी। अब यह काम सर सिरिल रेडक्लिफ को दे दिया गया और उन्हें भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा बुलाए जाने पर 8 जून 1947 को भारत आए। इससे पहले वह कभी भी भारत नहीं आए थे। रेडक्लिफ ब्रिटेन में काफ़ी बड़े बड़े बैरिस्टर्स में गिने जाते थे। इनके पास ना कोई ज़्यादा समय था, ना ही इन्हें काम का कोई इससे पहले अनुभव था। इन्हें कुल 36 दिनों का समय दिया गया था। रेडक्लिफ इस बात से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ थे कि पार्टीशन ऑफ इंडिया नहीं बल्कि कई मौतों की भी लाइन खींची जाने वाली है। न्यूज़ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि शुरुआती दिनों में रेडक्लिफ ने यह कार्य करने से मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि पार्टीशन ऑफ इंडिया वह नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के समय और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान जाएगी। शायद पार्टीशन के समय हुए दंगे, पाकिस्तान से हिंदुओं का माइग्रेशन और द कश्मीर फाइल उसी का परिणाम है, लेकिन वह अंग्रेजी हुकूमत के आगे मजबूर थे। रेडक्लिफ ने पंजाब और बंगाल, जहां मुसलमानों और हिंदुओं की आबादी बराबर थी, इन दोनों राज्यों के लिए अलग अलग बाउंड्री कमीशन का गठन किया था। इसके साथ ही साथ पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए उन्होंने 2 सदस्य कांग्रेस के तथा 2 सदस्य मुस्लिम लीग के भी शामिल किए थे। इंडिया की तरफ से जस्टिस सीसी बिस्वास और बीके मुखर्जी तथा दूसरी ओर से मुस्लिम लीग के अबू सहेल मोहम्मद अकरम और एस.ए. रहमान को शामिल किया गया था। इस पूरे प्रोसेस में रेडक्लिफ के सचिव क्रिस्टोफर बियोमोंट भी उनकी मदद कर रहे थे। फिर इसके बाद 14 अगस्त को कराची में आज़ादी का समारोह हुआ। फिर 15 अगस्त को भारत में आज़ादी का समारोह हुआ। लोगों के चेहरे पर खुशी और आंखों में नमी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री चुना जा चुका था। इसके बाद दिन आया 17 अगस्त 1947 का,
जिस दिन रेडक्लिफ ने दोनों देशों के नक्शे उनके रियासतदारों को सौंप दिया था। यह रेखा 15 अगस्त को खींची जा चुकी थी, जिसकी सीमा 3310 किलोमीटर थी। इस लाइन को रेडक्लिफ ने खींचा था, जिसके कारण इस लाइन का नाम रेडक्लिफ लाइन पड़ा। रेडक्लिफ लाइन पर पाकिस्तान की 9 डिस्ट्रिक्ट पड़ती हैं। रेडक्लिफ लाइन पर सबसे छोटा राज्य पंजाब आता है, जिसकी लंबाई 514 किलोमीटर है, और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान आता है, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। इस बंटवारे में काफ़ी चीज़ें बड़ी ही अजीब तरह से बांटी गई, जिनका कोई सेंस ही नहीं बनता। जैसे कि करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, जो कि पाकिस्तान के नारोवाल ज़िले में स्थित है, जिसकी इंडिया बॉर्डर से 4.5 किलोमीटर की दूरी है, तथा करतारपुर कॉरिडोर से 2 किलोमीटर की दूरी है। इसे इंडिया में होना चाहिए था, जो कि बंटवारे के समय पाकिस्तान के हिस्से में आया। तथा पंजाब का 54% पार्ट पाकिस्तान में तथा 46% पार्ट इंडिया में मिला, जिसमें से 1 नवंबर 1966 को पंजाब के कई हिस्से कांगड़ा समेत हिमाचल में शामिल किए गए। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल पूरी तरह से राज्य बना, और अब इसके बाद 1 नवंबर 1996 में हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया गया, तथा इस बंटवारे में पंजाब की सभी नदियां पाकिस्तान को मिली, जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। तथा पाकिस्तान की ओर से मुस्लिम लीग ने आरोप लगाया कि उन्हें कोई बड़े शहर नहीं दिए जा रहे हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा, जिसके चलते लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया, तथा गुरदासपुर तथा पठानकोट भारत के हिस्से में आए। बंगाल की 2 जगह भी हिंदू और मुस्लिम बराबर थे, लेकिन यह भारत के हिस्से में आए। चिटगांव ऐसी जगह थी जहां 19% आबादी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। यह हिस्सा पाकिस्तान को सौंप दिया गया। रेडक्लिफ ने इस विभाजन से जुड़े अधिकतर दस्तावेजों को जला दिया था, और कहा जाता है कि रेडक्लिफ ने इस काम के लिए ब्रिटिश सरकार से पैसे भी नहीं लिए थे, क्योंकि उन्हें होने वाली लाखों मौतों का अफसोस था। उन्होंने अपने लेख में लिखा था कि वह इस काम के अंजाम से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, इसलिए वे अपने फ़र्ज के आगे मजबूर थे। बाद में पूर्वी पाकिस्तान तथा पाकिस्तान में मतभेद होने लगा, तथा एक दूसरे के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत आके रहने लगे। इन सभी समस्याओं को देखते हुए इंदिरा गांधी ने 1965 में पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देश की कमान अपने हाथों में ले ली और युद्ध की घोषणा कर दी, तथा पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर बांग्लादेश का निर्माण किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। और कमेंट करके ये भी बताओ कि अगला वीडियो किस पे बनाएं।